नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह सर। और मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे-जैसे क्रैकडाउन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे दायरा बढ़ता जा रहा है। मल्टी लेड क्रैकडाउन चल रहा है भारत में। सिर्फ एक ही जगह क्रैकडाउन नहीं हो रहा है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को पकड़-पकड़ कर भेजा गया है, पर ये क्रैकडाउन मल्टी लेवल में हो गया है। और जो आज न्यूज़ आई है, उससे तो मेरे को मन कर रहा है बल्ले-बल्ले करने के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स सर। जी। थैंक यू गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने दोबारा संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वाकई आपने कहा कई ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं। मैं मुरादाबाद में डीआईजी रहा हूं, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। मुरादाबाद में पुलिस ने ये सूचना दी है कि वहां पर ऐसी 22 महिलाएं हैं जो कि लॉन्ग टर्म वीजा पाकिस्तान से यहां भारत आई थी। 22 महिलाएं। अब ये बताएं इन 22 महिलाओं के कितने बच्चे हुए होंगे कालांतर में? एनी गेसेस? 95। मतलब एक एक महिला के 4 से 6 बच्चे, औसतन 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे। और अब आप बताइए अंदाजन कि इनके नाती पोते कितने हो गए होंगे? 22, 95 और नाती पोते कितने होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन? गेस कीजिए। सर 500। 500 की फैमिली। जी। बिल्कुल सही अंदाज, सही जवाब, 500। तो ये अगर जनसंख्या जिहाद ये नहीं है तो और क्या? और हम समझते हैं कि भारत जो है एक धर्मशाला है। धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला में भी रहने की एक सीमा होती है कि 7 दिन के बाद सामान बाहर हो जाएगा। धर्मशाला में भी आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है। और शुल्क की बात करें तो वृंदावन, अयोध्या और काशी में धर्मशाला का किराया एक जमाने में जो 3 स्टार का किराया होता था, वो लग रहा है। 1200 से 1800 रुपए रोज, खाने का खर्चा अलग। क्या देने को तैयार है? आप देने को तैयार नहीं है। एक पैसा नहीं, बल्कि ये कि धर्मशाला से और क्या क्या बांध के हम ले जाएं, बेडशीट और तकिया, इसकी बात कीजिए केवल। आप ये देखें कि 22 महिलाएं आती हैं, 95 संतान, 95 के 500 हो गए। ये तो हुई एक बात। और जो जिहादी माइंडसेट होता है, जिहादी जेनोसाइड होता है, तो ये जब तक गतिविधियां सामान्य होती हैं, तब तक तो भाईचारा रहता है। उसके बाद मैं आपके सामने 2-3 दृष्टांत रख रहा हूं। सहारनपुर में लोगों ने आक्रोश में आके पाकिस्तान के झंडे को बिल्कुल सही सड़कों पे चिपका दिया। वहां पर एक बच्ची जाती, पढ़ी लिखी बच्ची है, वेस्टर्न क्लोथ्स में है, और जाकर के वो पाकिस्तान का झंडा उतारने की कोशिश करती है। स्कूल वालों ने खैर उसके खिलाफ एक्शन लिया, जो कि बिल्कुल सही है। एक हॉस्टाइल, एक आक्रमणकारी देश के झंडे के इतना प्रेम अगर आपके है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी भारत में है वो ईमान का असली होगा, पक्का होगा। अगर आप ईमान के पक्के हैं, तो आपको उस राष्ट्र में जहां पर आपको आपके दिल में अगर पाकिस्तान धड़क रहा है, एक एक ही महिला ने नहीं कहा, कश्मीर की एक महिला ने कहा और एक महिला ने कहा कि हमारे दिल में पाकिस्तान धड़कता है। तो जिन जिन के दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है, और जो संविधान को नहीं मानते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो संविधान को नहीं मानते हैं और जिनके दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है। आपने, गायत्री जी, इस चित्र के अलावा आपने देखा कि ये बुर्का फरोश सम्मानित महिलाएं, ये भी पाकिस्तान के झंडे से इतना लगाव कि वो भी कलेजे से लगा करके निकल रही है। मैं ये जानना चाहूंगा, आप लोगों को अपना ईमान को आप सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं, तो फिर हमारे मुल्क से आपको जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री राशन, जो फ्री चिकित्सा सुविधा है, जनधन योजना, कन्या योजना, और जो भी आपको राशन आदि मिल रहा है, सबसे पहले आपको कहना है कि हम ये नहीं चाहते हैं। आपने जो कहा संविधान पे विश्वास नहीं है, अगला वाक्य होना चाहिए, हम सरकार से एक पैसे की सुविधा नहीं लेंगे। आप पाकिस्तान के झंडे उखाड़ रही हैं, कलेजे लगा रही हैं। हम चाहेंगे आप कह दें हम भारत का एक पैसे का अनाज और सुविधा नहीं लेंगे, तब तो हम माने कि आपका ईमान असली है। खाएं भारत की और दिल धड़क रहा है पाकिस्तान का। इससे ज्यादा नीच और जलील हरकत हो नहीं सकती थी। मेरे शब्द कुछ कठोर हो सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के झंडे से इतना प्रेम है और आपके दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है, तो बेहतर होगा कि भारत की सुविधा लेना कर दे बंद। क्योंकि फिर ये देश और इस देश के संसाधन, मैं वो शब्द कहूंगा नहीं अपनी जबान से, आप समझ सकते हैं, आप केवल हलाल के अधिकारी हैं। और जो हलाल नहीं है, अगर आप उसको ग्रहण करेंगी या करेंगे, तो आप तो फिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आप अपने मजहब से भ्रष्ट हो जाएं। क्योंकि खाएं आप भारत का, गुणगान करें पाकिस्तान का,
सुविधा ले भारत की और गाना तानपुरा बजाए पाकिस्तान का, ये होने वाला नहीं है। अब गायत्री जी, मेरा आपके प्रतिष्ठित चैनल से ये एक आह्वान होगा भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का, ऐसे जितने लोग जिनके दिल में पाकिस्तान का दिल धड़क रहा है, जो जो ये कहते हैं कि हमें संविधान में विश्वास नहीं है, उनकी फहरिस्त बना लें। उसमें एक मंत्री जी भी हैं शायद झारखंड के, उनकी फहरिस्त बना लें। तो जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और संविधान को नहीं मानते, उनको कर दें बाहर, कि झूठी कसम खाई थी, और एक तरीके से उनके ऊपर मुकदमा भी कायम होना चाहिए। गायत्री जी, ये तमाम जो पाखंड की बातें आ रही हैं, एक तो निर्णय आपको कभी न कभी देश को लेना पड़ेगा। 22 महिलाएं, 95 बच्चे, 500 नाती पोते, और आप छाती पे मूंग दल रहे हैं। जिनको पाकिस्तान के झंडे से इतना प्रेम है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, उनकी सूची चिन्हीकरण और उनके लेखा जोखा हर थाने पर और इंटेलिजेंस में होना चाहिए। और जहां कहीं ये होता है गायत्री जी, अब आपको जान के खुशी होगी कि अब ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है कि ऐसे लोगों की फोटो आप लगा दें, और फेशियल आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर आता है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। अभी आपने सुना होगा, दिल्ली में एक वाहन में लगा दिया, वो वाहन कुछ नहीं करता है, वो जाकर के पूरी दिल्ली का भ्रमण कर लेता है, और ऐसे जो पाकिस्तान प्रेमी होते हैं, उनको चिन्हित करके गाड़ी में बैठाने की भी उनकी खातिर तवाज़ो का इंतजाम होता है। उनको बैठा लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, खाना तलाशी ली जाती है, और पिछले 72 घंटों में किससे मिले हैं और पिछले 6 महीने में कितना पैसा आपने दिया और लिया है, इसका लेखा जोखा हो जाता है। 99% इस पे हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी, एआई हमें ये सहूलियत पुलिस को दे रही है। अब घर घर जाने की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी घुमाइए और तमाशा देखिए। जिन जिन के दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है और जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे से इतना प्यार है, उनके बारे में कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ये गरीब देश कब तक इनको पालेगा? 22, आप ये देखें, ऐसे तो मैं क्या कहूं, 22, 95, 500, ये तो मेरे जीवन काल में ये हुआ। और कहीं अगर 75 साल और ऐड कर दें, तो इनके तो मंसूबे, मैं समझता हूं कि इन्होंने पूरी कोशिश, जनसंख्या जिहाद के माध्यम से भारत को झुकाना, ये नहीं होने वाला है। सद्दाम हुसैन ने यही कहा था कि इस्लाम की दुनिया और इस्लाम का साम्राज्य और कैलाइफेट, ये हमारी महिलाओं के पेट में पल रहा है। और सद्दाम हुसैन की बात ऐसे ही चरितार्थ होती है कि 22, 95 और 500। जी। सर, पर इससे भी बड़ा जो क्रैकडाउन आया है वो है मीडिया के ऊपर आ गया है। मतलब दिस इज़ मल्टी लेयर्ड में ये एक अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन आया और उसमें कौन-कौन है, कब से आया और क्या पैरामीटर्स होंगे क्रैकडाउन के लिए? जी। अभी भारत सरकार के 2 सर्कुलर में देख रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पैनलिस्ट आते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। एक तो जानकारी 0/0, 0/0 भी नहीं, तो जीरो का अपमान होगा अगर इनको कह दें। और गाली गलौज के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये सिर्फ हमारे देश को, हमारे स्टैंड को, न सिर्फ गाली गलौज देते हैं, हमारे राजनेताओं को गाली देना, हमारी निर्वाचित सरकारों को गाली गलौज करना। तो ये तो बेहतर था, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट को हमारे चैनल पे नहीं आना चाहिए था। ये आपने 22 अप्रैल 2025 की घटना के बाद, ये भारत सरकार के इस परिपत्र में अगर आप देखें, प्रस्तर 2 में जो कानूनी प्राविधान है, आईटी एक्ट 2000 और मीडिया डिजिटल एथिक्स एंड कोड रूल्स 2021, इसका हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि 8 मई 25 तक इसमें सूचना मांगी गई है, और ये उम्मीद की जाती है कि कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट आप नहीं लाएंगे। तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट तो नहीं आने, पहले ही नहीं आने चाहिए थे, लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए गाली गलौज और 2 कबूतर या 2 मुर्गे लड़ाने वाला जो काम होता था, वो तो बहुत अच्छा होता था गायत्री जी। और अगर आप देखें तो जो इनके गालीबाज पैनलिस्ट आते थे और बेशर्मी के साथ हमारे लोग जाकर के इनके पैनल में जाकर डिस्कशंस करते थे। आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, अगर आप देखें पाकिस्तान में यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो रहते पाकिस्तान में हैं और इंडिया बैशिंग करके और हम लोगों को गाली गलौज करके पैसे हमारा जरिए कमाते हैं। क्योंकि जब उनके लाखों में व्यूअरशिप आ जाती है, लाखों व्यूअरशिप के से उनकी जो जेबें गर्म होती हैं, ये नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे। तो एक तरीके से हमारी जेबों का पैसा निकल करके उनका उल्लू सीधा हो रहा था, और हमारे ही कॉस्ट के ऊपर, हमारी मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। वो कैसे?
आपने एक यूट्यूब या एक तरीके से आपने स्पेशलाइज कर लिया, और स्पेशलाइज ये किया कि भारत विरोधी गतिविधियां, भारत और सनातन को गाली देना, नरेंद्र मोदी योगी जी को गाली देना, और उस गाली के चलते लाखों की व्यूअरशिप हो गई। उस व्यूअरशिप के बाद गायत्री जी, उनकी जो कमाई होती थी, आपको अंदाज नहीं है कि कितना ये फड़फड़ा रहे हैं, कितनी इनकी बेचैनी है। इनकी जो कमाई बंद हुई, अच्छा आप हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि बंद हो गया, बंद हो गया, कोई बात नहीं, फिर वो हमारे यहाँ ब्लॉक हो गया। लेकिन जब सारी कमाई 1 रुपए का 99 पैसा भारत से ही अगर आ रहा है, तो वो 99, तब फिर आपकी औकात हो गई, एक नया पैसा, 1 पैसे की औकात हो गई आपकी। अब जब 1 पैसे की औकात हो गई, कमाई का जरिया बंद हो गया, तो गायत्री जी दुख और चिंता और परेशानी तो बढ़ेगी ही। मुझे पास तो नहीं, लेकिन कई लोगों के पास मैसेजेस आए हैं कि साहब इसके बारे में कुछ कराइए, भारत सरकार से कुछ कहिए, क्योंकि हम लोग के रहने से अगर बातचीत का एक दरवाजा खुला रहता है, बातचीत की एक खिड़की खुली रहती है। अरे किसको उम्मीद उम्मीद है, आज तक इसके पहले तुम्हारी खिड़की दरवाजे रोशनदान से कौन सी तसल्ली बख्श बातें आई हैं? सिवाय घृणा, नफरत, उपेक्षा, अपमान के अलावा तुम्हारे चैनल से और कोई बात तो भारतवासियों के लिए आई नहीं। तो बेहतर होगा ये काम गायत्री जी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट हमारे टीवी चैनल्स पे ना आए, और न पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स उनके शो भारत में होने दिए जाए, उन सबको ब्लॉक किया जाए और उनको बिल्कुल चोक कर दिया जाए। इससे 2 फायदे होंगे, दुष्प्रचार, अफवाहबाजी, और दुश्मन के हाथ में एक तरीके से हम अपनी कमाई, उनको कमाई का जरिया क्यों बने, भारतवासी क्यों कमाई का जरिया बने अपने दुश्मनों के। जो दुश्मन है अपने कमाई का जरिया वहीं से इंतजाम करें, पाकिस्तान से, क्योंकि भारत से कमाई होने का अब कोई गुंजाइश नहीं है। और ये सब अमन की आशा के उगते हुए कुकुर मुत्ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये की आशा के उगते हुए कुकुर मुत्ते हैं। न अमन की आशा को रहना चाहिए, न इस तरीके के कुकुर मुत्तों, मशरूम्स का कोई स्थान है। अब तो जो पहलगाम में हो गया है, उसके बाद की हम बात करें। जो हमारे यहाँ मॉक ड्रिल्स की संभावना है, जो मॉक ड्रिल्स के बाद की संभावना है, उसकी तैयारी करें। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स या पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का हमारे चैनल पे कोई आने की जरूरत नहीं है। सर एक तो पर्सपेक्टिव हो गया पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का हमारे यहाँ नहीं आना। दूसरा पर्सपेक्टिव हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। एक मैडम आपको से याद होगा कारगिल के समय में सॉरी मुंबई के समय में सारी लोकेशंस बता रही थी। एक वो है आजकल एक रविश कुमार हैं वो आजकल बहुत रो रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी कैंसल हो गई, इंडस वाटर ट्रीटी हो गई है। तो ये जो भारत के अंदर बैठे हुए मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे यूट्यूबर्स हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन्होंने भी कम गद्दारी करने में कोई कमी नहीं रखी है। जी। गायत्री जी, आपको बात क्यों मैं थोड़ा एम्पलीफाई करूंगा और आगे विस्तार से बताना चाहूंगा। कुछ लोग हैं जिनको कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही है कि कितना एंटी सनातन बोले उतना ही उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स बढ़ जाएंगे, उतने ही उनके तमगे कि बड़े धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं कि हिंदुओं को गाली देते हैं। वास्तविकता ये कि इसके अलावा, और आपने जो टोन देखा होगा, जिन मोहतरमा की आपने बात की, आपने कारगिल भूल गई आप 26/11 भूल गई। जगह खड़े हो करके जो लोकेशन दिए जा रहे थे, रनिंग कमेंट्री दी जा रही थी, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उन सब चीजों को सुन करके पाकिस्तान ने अपना बैकअप प्लान और रिट्रीट प्लान और आगे के आक्रमण की योजना बनाई। वो तो एक तरीके से आईएसआई के इन्फॉर्मर का काम किया। और जिनका आपने कुमार साहब का नाम लिया, तो ये कुमार साहब मैं तो देखता नहीं, लेकिन मैंने सुना है उनका एक ही काम है, सरकार का विरोध करना, भारत को विरोध करना, घोषित नीतियों का विरोध करना, और पाकिस्तान के प्रेम। और वहां तो एक हमारे और किसान नेता भारत के हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के किसानों ने क्या बिगाड़ा है। अब ये हमारे पास संभव है कि अगर इंडस वाटर ट्रेडर की किसानों को पानी मिल जाए और गृहस्थों को न मिले, ऐसा कोई आला फिलहाल तो दुनिया ने कहीं इजाद किया है। अगर आपके पास किसान नेता, युवा हृदय सम्राट आपके पास हो तो बताइए, फिर उसका परीक्षण नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में कराया जाए कि किसानों को तो पानी मिल जाए। क्यों मिल जाए पानी? जो हॉस्टाइल कंट्री है, अगर पानी बंद है तो सबके लिए बंद है। उन्होंने जो आक्रमण किया है, क्या देख के किया? कौन किसान, कौन फौजी, कौन व्यवसायी? जब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, तो किसान नेता महोदय ये विद्वता और ज्ञान अपने पास रखें, और आप ही के ज्यादा काम आएगी। जैसा कि अमरीश पुरी ने कहा था, इसकी बत्ती बना करके जलाओ तो तुम्हारे घर में ज्यादा रोशनी होगी। तो इस तरीके की अनर्गल बातें जो है, सरकार को परामर्श देने के, अपना और दूसरों का समय बर्बाद न करें।
और ये तीनों आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने तो जो ज़हर घोला पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने, गायत्री जी जो हमारे यहाँ जो चोटी चढ़ गया, और एक तो आपने तो 3 नाम बताए, 1-2 तो बैन हुए भी हैं। लखनऊ के एक पत्रकार हैं, वो तो बैन हो ही गए। बाकी लोग अब बैन होने वाले हैं, बाकी सर लोग बैन वो होने 4 वाले। पीएम है। सर जो बैन हुए हैं 4 पीएम है। सुनने में आता है कि उनके पीछे आशीर्वाद जो है वो अखिलेश यादव जी का है। योगी जी को हराने की पूरी कोशिश, मतलब हरा दिया था सर उन्होंने सोशल मीडिया पे। एक वो है और एक पॉक्सो केस में निपटे हुए पत्रकार हैं जो उनके पॉक्सो चल रहा है उनके ऊपर। ये लोग तो योगी जी को हरा चुके थे सर लास्ट इलेक्शंस में। इतनी फेक आप ये न्यूज़ पेडी समझिए, करते हैं। इतनी फंडिंग, इतना पैसा, इतने व्यूअर्स और इतने ट्रोलर्स इन लोगों ने हायर किए हैं। और प्रतिभा तो देख लीजिए जरा, प्रतिभा इनकी, और जैसे ही जो एक और कवियत्री हुई है आजकल, बहुत उनका नाम चल रहा है, काफी वायरल हो रही कवित्री महोदया, जैसे कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का दूसरा अवतार आया है, महादेवी वर्मा की आशीर्वाद और वरदानी है वो। नेहा और राठौर। इस तरीके, हाँ, और इस तरीके की कविता करती है कि मतलब क्या जाए, मतलब कहा क्या जाए, उनकी चर्चा करना ही समय की बर्बादी है। और ये मालूम, साफ मालूम पड़ता है, जिन लोगों का नाम आपने लिया, जिनकी तरफ संकेत दिया, ये सारे प्रायोजित कार्यक्रम हैं। इनकी व्यूअरशिप अगर लाखों में जाती है तो उसके पीछे धनबल बाहुबल किसी और का है, उसके पीछे सोच किसी और की है, और लाभ की अपेक्षा भी किसी और को है, इनको नहीं है। तो गायत्री जी आपने बिल्कुल सही कहा, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर उनको बैन करना किया, वो तो उससे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ जो विश्वमन कर रहे हैं और समाज में धीमा जहर स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, जनता ये सवाल पूछ रही है। जनता तो सवाल और भी बहुत कुछ कर रही है, इनकी बात कर रहे हैं। और सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हो। एक साहब राफेल के खिलौने के ऊपर नींबू और मिर्चा लगा करके बड़े अपने वो विजुअल्स दिखा रहे हैं। तो नींबू मिर्चे की राफेल को जरूरत नहीं है, ना हमारे बहादुर जाबाज एयरफोर्स ऑफिसर्स या नेवी ऑफिसर्स या आर्मी ऑफिसर्स को जरूरत है, पैरामिलिट्री को जरूरत है। ये नींबू मिर्चा अपने घर के बाहर लगाइए, दिखाइए पड़ रहा है, आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। मिर्ची जरूर लगेगी मेरी बातों की, लेकिन नींबू मिर्चा हिफाजत, होशियारी से रखिए, सर आपको ऐसा नहीं जरूरत लगता है पड़ने वाली है। इन्होंने इन्होंने जो नींबू मिर्च लगाया उन्होंने पॉलिटिशियंस का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो पूरा का पूरा दामोदार हमारी हमारी सुरक्षा एजेंसीज पे होता है, हमारी सेना के ऊपर होता है। जब ये इस तरीके की करते हैं तो ये एक्चुअली हमारे ही अपने ही सेना को ये लोग बेइज्जत करते हैं बेसिकली, कि हमारे जाबाजों में ताकत नहीं है कि जाकर लड़कर पाकिस्तान को जवाब देकर आ सकें। ये मोदी की नहीं कर रहे हैं बेइज्जती, ये मनमोहन की बेइज्जती नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती नहीं है, ये पीएम की बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती है हमारी सेना की। इट इज डीमोटिवेटिंग द आर्म फोर्सेस। गायत्री जी, ये फुटपाथिया नेता, इनकी औकात नहीं है कि हमारी पवित्र वर्दी के ऊपर ये आक्षेप या उंगली उठा सकें। इनका दामन कौन सा बहुत साफ है, और जिसके दामन में हजार धब्बे हैं, उनको क्या औकात है दूसरों के ऊपर, और विशेषकर हमारे बहादुर एयरफोर्स जवानों और अफसरों, नेवी के जवानों और अफसरों, और फौज के जवानों और अफसरों के ऊपर आक्षेप लगाएं। और ये व्यंग्यात्मक प्रतिभा अपने पास रखें, बहुत जल्द आपको काम आएगी। और आपने कौन सा लगा 84 के सिख दंगों में आपने इस्तेमाल किया था, नहीं किया था? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलने लगती, तब आपने इस्तेमाल नहीं किया था। आपको अधिकार ही नहीं बोलने का, और इस तरीके की बातें करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला करके आपने अपनी विद्वता का प्रागट्य किया है। जी। सर कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया, आपको लगता है कि ये जो कई बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनकी सबकी फंडिंग की जाँच होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ सबकी होनी चाहिए, नॉट ओनली जस्ट देम, कि पता तो चले कि लोगों को फंड्स कहाँ से आ रहा है। क्योंकि जिसके प मैं हम लोग तो रेडी हैं, तैयार हैं। कर लीजिए जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं। इनकी फंडिंग की जाँच होनी है। अभिसार शर्मा हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, बरखा दत्त हो, ये इन लोगों को पैसे आ कहाँ से रहे हैं, पता तो चले। क्योंकि समटाइम्स सर देयर व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा दिखती है, उतनी वोटिंग हो रही होती है, तो आज मोदी जी पीएम तो बनते ही नहीं। जिस तरीके से इन लोगों की व्यूअरशिप दिखाई जाती है, पता नहीं जानबूझकर पैसे देके फर्ज कराई जाती है, मतलब फेक कराई जाती है, क्योंकि वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है सर, कि आप पैसे देके अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाएं। जी सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये व्यूअरशिप दे करके, पैसे दे के व्यूअरशिप बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। आप याद करें कुछ समय पहले भी ये प्रकाश में आया था। और आपने बिल्कुल सही कहा है,
इस तरीके की ग्रोथ और व्यूअरशिप जो लाखों करोड़ों में जाती है, इसको कहते हैं अस्वाभाविक, अननेचुरल। और अगर अननेचुरल ग्रोथ है तो इसकी जांच तो सरकार को इसका फॉरेंसिक ऑडिट तो कराना ही चाहिए। तो एक ऑडिट हो जाए सबका। ऑल यूट्यूबर्स जिनके पास इतने लिमिटेड एक बेस सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप है, जिनकी आमदनी 5 लाख महीने से ऊपर है, उनकी सबकी ऑडिट करा दीजिए। बड़ा आसान काम है और मालूम पड़ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, कि किन राजनीतिक दलों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके इनको फंड किया है, किन लोगों ने सांप को दूध पिलाया है। ये तो मालूम होना चाहिए, देश को जानने का अधिकार है गायत्री जी, और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। सर, क्योंकि अब जैसे अभी नेहा राठौड़ की बात हुई या अभिसार शर्मा है या रवीश कुमार है, मैं या मैं हम राइट विंग की बात करती हूँ, बहुत सारे मेरे भी कोलीग्स हैं, मेरे चैनल पे भी आते हैं। ये इन लोगों के ये लोग इन्फ्लुएंस करने का, लोगों की थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने का, गलत को सही या सही को गलत करने का पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए इस न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। हम उनकी अवेयरनेस के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, कौन-सी फैक्ट गलत है, कौन-सा सही है। ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सर, और वो इन्फ्लुएंस कन्वर्ट होता है वोट के अंदर। ट्विटर वाले सर, ज़्यादातर जो ट्विटर पे लोग हैं, अगर आप देखेंगे, वो न्यूज़ शेयरिंग वहाँ ज़्यादा है। वहाँ के जो लोग देखते हैं वो उसमें कन्वर्ट नहीं होता है, वोट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। पर यूट्यूब वोट्स को कन्वर्ट करती है। यूट्यूब लोगों के लिए वोट्स लेकर आती है। तो ये इनकी तो जाँच होनी ही होनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? या इनके बैंक पॉसिबल डिटेल्स बिल्कुल है। निकालना पॉसिबल है? आज से 3 दिन पहले आपको पॉसिबल लग रहा था कि ये इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स बैन हो जाएंगे? तो नहीं लगता, वो मुझे कम से कम उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर ये संभव है आज, ये बिल्कुल ही एक युद्ध की स्थिति है। और युद्ध की स्थिति में अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु या कोई एजेंसी है, जांच तो उसकी होके ही रहेगी गायत्री जी। व्यक्ति, वस्तु और संस्था, यहाँ तो व्यक्ति और संस्था दो हैं, दोनों की जांच होनी चाहिए कि ये अप्रत्याशित आपकी व्यूअरशिप कैसे है और अप्रत्याशित धन लाभ कैसे हो रहा है, धन का स्रोत क्या है, और अगर स्रोत है तो हमें चिन्हित कीजिए। क्योंकि सर कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ऐसे रहते हैं जैसे वो करोड़ों कमाते हो। बड़ी-बड़ी कोठियाँ बना ली हैं सर, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मतलब लिटरली हम तो डोनेशंस माँग रहे होते हैं, पर ऐसे-ऐसे यूट्यूबर्स हैं, लेफ्ट विंग में स्पेशली 90% लेफ्ट विंग में या कांग्रेसी साइड पे या इंडी अलायंस की साइड पे, जिनके अगर आप घर देखेंगे तो 5 स्टार होटल से कम नहीं है सर। और जब आप ये सही कह कांग्रेस के रही लिए हैं। कवरिंग करने जाते हैं तो 5 स्टार होटल में रहते हैं। हमें तो कोई पूछता आप तक नहीं सही, है, ये तो बड़ी गलत बात नहीं है। आपको क्यों पूछेंगे? जो सत्यवादी जो है, सत्य जो है, वो कभी पराजित नहीं होता है, न कभी झुकता है। समय लगता है, सत्यमेव जयते। ये नहीं कहा कि सत्य पहले जीता है, सत्य अंततो गत्वा सत्य ही जीतता है। तो आप तो सत्य की प्रतीक हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा संघर्ष भी करना पड़ेगा, थोड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। लेकिन जो पापात्माएँ हैं, जो विचरण कर रही हैं, इनके तो मौजी मौज, दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई में। तो ये तो चीज़ होनी ही थी। जी। सर, कुछ एक टीवी चैनल स्पेशली इंडिया टुडे का न्यूज़ एक आया था, जैसे ही इन्होंने हाफ़िज़ सईद के बारे में बात की, हाफ़िज़ सईद की की लोकेशन चेंज करके उनकी सिक्योरिटी को 4 गुना बढ़ा दिया गया। क्या ये दुश्मनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं इस इनडायरेक्टली, इस तरीके से न्यूज़ रिपोर्ट देके? क्या ज़रूरत है आपको बोलने की? व्हाई डू यू वांट टू लीक गायत्री आउट जी, द इसमें 2 मत हो न्यूज़? सकते हैं कि पहली चीज़ ये थी कि देश का मनोबल बढ़ाने के लिए, दूसरा जो वर्तमान हालात है, क्योंकि ये चीज़ गलत तो है नहीं, ये जो चीज़ सही है, लेकिन इसको बताने का अभिप्राय ये हो सकता है कि आपने बढ़ाया और हमें मालूम है कि आपने बढ़ाया है। इसलिए अगर हमें कोई कार्रवाई करनी होगी तो हम इस बढ़े हुए सुरक्षा कवच के बावजूद अगर कुछ करना होगा, तो हम भी तैयार हैं। इस चौगुने, पंचगुने, 10 गुने सुरक्षा कवच के बावजूद हमें जो करना है हम करेंगे। तो गायत्री जी, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और अगर हाफिज सईद, बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, आज नहीं तो कल हाफिज सईद, हाफिज जी, उसामा जी का जो हाल हुआ था वही हाल हाफिज जी का भी होने वाला है। तो दुर्भाग्य से जिन जिन ने जी लगाया वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। तब हाफिज जी का भी समय आ रहा है। अब चार चौगुनी सुरक्षा हो गई है, उनको अज्ञात स्थान पर रख दिया। तो सुरक्षा तो उनकी चाक चौबंद पहले से थी। ये कोई बहुत ऐसा बड़ा क्रांतिकारी सत्य इंडिया टुडे ग्रुप ने नहीं किया है। लेकिन जो किया है, तो मैं समझता हूं कि चलिए, हमें आपको जागरूक करने के लिए, देश को बताने के लिए कि शायद हाफिज जी अब इतना भयाक्रांत हैं कि वो भी भूमिगत हो गए हैं। तो आज्ञा है गायत्री जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। द क्रैकडाउन कंटिन्यूज़ एट मल्टी लेवल। सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तानी निकल रहे हैं, बांग्लादेशी निकल रहे हैं, उसके बाद अब जो मीडिया हाउसेस पे क्रैकडाउन हो रहा है।
पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्रैकडाउन हुआ है, अब सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। द क्रैकडाउन कंटिन्यूज। और इसमें जो सबसे बड़ा साइलेंट बम था, सबसे बड़ा बम था सर, जिसके ऊपर मैं आपके साथ शो नहीं कर पाई, आपके पास समय की कमी रहती है आजकल। दैट वाज पॉपुलेशन सेंसस। लोगों ने उसको देखा नहीं सर, उसकी कास्ट में हर कोई कास्ट वाले फैक्टर में उलझ कर रह गया, पर पॉपुलेशन सेंसस was one of the biggest crackdowns which people did not realize। इसीलिए तो राहुल गांधी का चेहरा एकदम उतरा हुआ सा था। सर लास्ट 2 मिनट सर इस पे जी। पॉपुलेशन सेंसस के बहुत एडवांटेजेस हैं जी। उसके बड़े एडवांटेजेस हैं। जो ट्रम्प कार्ड, जो तथाकथित ट्रम्प कार्ड था, किसी राजनीतिक दल का, राजनीति मेरा विषय नहीं है, जो जहां जाकर कहते थे आपकी जात क्या है, आपकी बिरादरी को क्यों नहीं नोबेल प्राइज मिला, आपकी बिरादरी क्यों नहीं मिस इंडिया बनी, आपकी बिरादरी को क्रिकेट टीम में, अरे आपकी बिरादरी में आपने अपनी पार्टी में कितने महत्वपूर्ण पद दिए, वहां भी तो आप ही की जात बिरादरी के लोग जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन कास्ट कार्ड खेल करके, जिसका कि थिंक टैंक, सोरस के थिंक टैंक से जो आता था, और जो वहां से आकर के सैम पित्रोदा के जरिए आप मालूम पड़ता था डायलॉग स्पीच राइटर कोई और है, बोलने वाला कोई और है। लेकिन ये कास्ट सेंसस जब आया, तो ये समझ लीजिए कि इनके सारे तर्कों के ऊपर, इनके सारे हसीन सपनों के ऊपर एक तरीके से पानी फेर दिया वर्तमान सरकार ने, और एक हमारी भारत की निर्वाचित सरकार ने। क्योंकि ये समाज में विघटन पैदा करना चाहते थे, ये समाज में भेदभाव पैदा करना चाहते थे। लेकिन अब चौबे छब्बे बनने गए थे और डूबे भी नहीं रहे, उस हालात पे आकर के ये चौराहे पे खड़े हैं। चलिए, भगवान सद्बुद्धि इनको भी दे। लेकिन ये वही चीज की रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, और शेर पे सवा शेर हो गया ये कास्ट सेंसस। जी सर, कास्ट सेंसस ही नहीं है ना इसमें, तो पॉपुलेशन सेंसस होगा तभी तो कास्ट सेंसस होगा। तो हाँ, पॉपुलेशन बांग्लादेशी और सेंसस। पाकिस्तानी कितने हैं वो भी तो पता जी हाँ, चलेगा। वो भी तो मेन। जी हाँ, बिल्कुल जी पॉपुलेशन सेंसस, इसी सारी चीज मालूम पड़ जाएगी। जी हाँ, आई स्टैंड करेक्टेड जी जी। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच।